तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एंशिएंट सेज ने पर्पल जीबी स्टार को बचाने के लिए एंशिएंट क्रीचर्स का रास्ता बिल्कुल बंद करके पूरी तरह से एक डोमेन बनाकर लोगों को सिक्योर कर लिया था और वहां पर फिर एक डीमन एंशिएंट सेज आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और अपने मल्टीपल हैंड्स के जरिए एंशिएंट सेज पर कई मर्तबा वार भी करता है, मगर एंशिएंट सेज उससे खुद को बचा रहा होता है। जब यहाँ पर वो एंशिएंट सेज अपनी सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन फिस्ट को यूज करता है तो वो उसके जरिए उस डीमन सेज को बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर देता है, मगर आखिर में वो डीमन सेज अपनी पूरी ताकत के साथ एंशिएंट सेज को उसी बैरियर पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो बैरियर टूट जाता है और सारे के सारे क्रीचर्स वो लोगों को खाने के लिए उस बैरियर के अंदर घुस रहे होते हैं। ये देखते ही लियो उनका मुकाबला करने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पर वो डीमन सेज एक और बहुत ही ताकतवर हमला करते हुए उस एंशिएंट सेज को बहुत ही बुरी तरह से उस बैरियर पर दोबारा से मारता है और लियो का कोल्ड ड्रोन भी उसे नहीं रोक पाता और दोनों ही जख्मी होकर वहां से दूर जा गिरते हैं। और फिर लियो कहता है कि इस डीमन सेज के अगेंस्ट फाइट करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एंशिएंट क्रीचर्स हैं वो सारे के सारे सेंडाई रियलम के हैं। मुझे नहीं लगता कि इन्हें किसी तरह भी एक साथ हराया जा सकता है। शायद अब पर्पल जीवी स्टार आज खत्म हो जाएगा और इसे बचाने वाला भी कोई नहीं है। वो ऊपर उठकर देखता है तो उसे नजर आता है कि जहां से वो बैरियर टूटा है वहां से एंशिएंट क्रीचर्स धड़ाधड़ अंदर आए जा रहे हैं और वो एंशिएंट सेज वो भी खड़ा हो जाता है और उसे पता चल गया था कि अब इन क्रीचर्स को रोकना है तो सबसे पहले इनकी एंट्री पॉइंट को बंद करना होगा। और लियो उस एंशिएंट सेज को ऊपर जाते हुए देखकर कहता है कि सीनियर आप ये क्या कर रहे हैं, मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो सीनियर सेज फौरन से अपनी पावर्स को अवेकन करते हुए उस बैरियर को बंद करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल थ्रेड टेक्निक को यूज करता है और उस बैरियर को दोनों तरफ से पकड़ लेता है और अपनी थ्रेड टेक्निक इस तरह यूज करता है जैसे कि वो दोनों साइड से बैरियर्स को पकड़कर खींचने वाला हो। और हमें दिखाया जाता है वो स्पिरिचुअल थ्रेड इतना स्ट्रांग होता है कि वो बैरियर्स वो एंशिएंट क्रीचर्स उससे टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो सेंट फौरन से दोनों तरफ से उस बैरियर को पकड़कर खींचना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ से वो डीमंस उसे हर्ट भी कर रहे होते हैं, मगर जो डीमन उसके स्पिरिचुअल थ्रेड से टकरा रहे थे उन्हें वो थ्रेड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। उनकी एग्जिस्टेंस पूरी तरह से खत्म हो जाती है, मगर यहाँ पर लियो देखता है कि वो सेज सभी डीमंस को नहीं रोक सकता, इसीलिए वो बहुत सारे क्रीचर्स अंदर घुसते जा रहे हैं। ये देखते ही लियो फौरन से अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहां मौजूद क्रीचर्स को एक एक करके मारना शुरू कर देता है, मगर दूसरी तरफ से वो डीमन सेज उस एंशिएंट सेज के पास आ जाता है और उससे कहता है कि बेवकूफ तुम देखो जरा तुम क्या कर रहे हो, तुम किन लोगों के लिए जान दे रहे हो, क्या इन लोगों के लिए? ये तो तुम्हें छोड़कर भाग गए हैं, इन कीड़े मकोड़ों को बचाकर तुम्हें क्या मिल जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं वो एंशिएंट क्रीचर्स लोगों को चुन चुन कर मार रहे होते हैं और वो एंशिएंट डीमन उस दूसरे वाले सेज से कह रहा होता है कि हमने आज से हजारों साल पहले भी इस स्टार पर अटैक किया था, मगर उस वक्त तुम लोग किसी तरह सरवाइव कर गए थे, मगर फिर भी फायदा क्या हुआ? उन लोगों ने तुम्हें सिर्फ थैंक्स के अलावा कुछ भी नहीं दिया। मुझे बताओ कि इन लोगों को बचाने का कोई फायदा हुआ तुम्हें? इन लोगों ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, ये इस लायक है ही नहीं कि इन्हें बचाया जाए। ये सब के सब लोग एहसान फरामोश हैं। यहाँ पर लियो सीनियर की कोई मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी उन क्रीचर्स में घिरा हुआ होता है और क्योंकि वो सारे क्रीचर्स काफी ताकतवर होते हैं और बहुत सारे होते हैं, तो इसीलिए लियो को उनसे निपटने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ रही होती है। यहाँ पर वो डीमन से जो सेंट से कह रहा होता है कि तुमने हजारों साल कल्टीवेशन की सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम इन कुछ लोगों को बचा सको। मुझे बताओ कि तुम्हारी हजारों सालों की कल्टीवेशन का तुम्हें क्या सिला मिला? क्या ये सब इस लायक थे कि इन्हें बचाया जाए? मगर वो एंशिएंट सेज उससे कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल गलत है। हम ह्यूमन हैं और ह्यूमन रेस ऐसी बिल्कुल भी नहीं, हम तुम लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। तुम सारे ही मॉन्स्टर्स हो जो कि सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाते हो और तुम्हें लोगों को मारने के अलावा कुछ भी नहीं आता। तुम कभी भी हम इंसानों को नहीं समझ पाओगे। हम ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस की वजह से ही ये यूनिवर्स अभी तक सरवाइव कर रहा है। यूं समझ लो कि हम ह्यूमंस एक सपोर्टिंग ऑयल की तरह हैं। और तुम्हें क्या लगता है मैं कोई सेवियर हूँ या कोई गार्डियन हूँ? मैं तो मिलियंस ऑफ गार्डियंस में से सिर्फ एक हूँ। इतने में उसे अपना पास्ट याद आता है। जब वो एक ओल्ड क्रेजी मैन बना हुआ था तो वो अपने प्यारों को देखकर रोता रहता था, मगर अब उसके पास जिंदगी का एक मकसद
था। वो उस एंशिएंट डीमन से कहता है कि मैंने अपनी हजारों सालों की कल्टीवेशन सिर्फ इस दिन के लिए की थी कि मैं ह्यूमन रेस को तुम जैसे डीमन से बचा सकूं। और जहां तक बात इन लोगों की है, ये लोग इस लायक हैं या नहीं, ये सब पूछने के लिए तुम अभी क्वालिफाइड नहीं हो। ये कहने के बाद वो उन स्पिरिचुअल थ्रेड्स को जैसे खींचता है तो वो उन बैरियर्स को एक दूसरे के करीब लाना शुरू कर देता है। कहने के बाद वो एंशिएंट डीमन कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम इन लोगों के लिए मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। इतना कहने के बाद वो फौरन से अपने एक हाथ से पावरफुल एनर्जी बीम रिलीज करता है जो कि उस एंशिएंट सेज की बॉडी को लगती है तो वो उसकी बॉडी के आर पार निकल जाती है, जिससे वो बुरी तरह से हर्ट होता है। और लियो से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। और दूसरी तरफ वो डीमन बहुत सारे एनर्जी अटैक्स करना शुरू कर देता है, जिससे वो उस एंशिएंट सेज को मार मार कर उसकी हड्डी पसली तोड़ कर रख देता है। और लियो जैसे उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो एंशिएंट क्रीचर्स उसका रास्ता रोकते हैं और उसे आगे बढ़ने नहीं देते। जबकि यहाँ पर एंशिएंट सेज वो उन स्पिरिचुअल रोप्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, मगर उसकी हालत ऐसी खराब हो चुकी होती है कि वो अब उन स्पिरिचुअल रोप्स को होल्ड भी नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो एंशिएंट डीमन उससे कहता है कि अपने आप को गार्ड करना ही सबसे बेहतरीन चॉइस होती है, दूसरे जाए भाड़ में। यहाँ पर लियो जब वो उस एंशिएंट सेज को इस हाल में देखता है तो वो तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, मगर वो डीमंस उसे आगे नहीं जाने देते, जिस पर लियो उन सब के सब डीमंस को एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट के साथ उड़ाकर रख देता है। यहाँ पर वो डीमन सेज उन स्पिरिचुअल रोप्स को काट देता है, जिसकी वजह से वो एंशिएंट सेज नीचे गिरने लगता है और लियो उसे बचाने के लिए तेजी से उन डीमंस का खात्मा करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा होता है। और जाते साथ ही सामने वाले डीमन को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, मगर वो देखता है कि वो सेज तो बहुत ही बुरी हालत में है, यहाँ तक कि वो खुद को संभाल तक नहीं पा रहा। और वो डीमन उस पर हंस रहा है और सभी ह्यूमन से कहता है कि तुम सब लोगों को अपनी किस्मत को अपना लेना चाहिए, तुम्हारे नसीब में बस यही लिखा है कि तुम्हें हमारे ही हाथों मरना है। ये कहने के बाद वो अपने सारे के सारे एंशिएंट क्रीचर्स से कहता है कि चलो खाना शुरू करो। ये कहते ही वो सारे के सारे एंशिएंट क्रीचर्स उस डोमेन के अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं और अचानक फिर एक फॉर्मेशन ओपन होती है और उस फॉर्मेशन के साथ लियो फौरन से उन थ्रेड्स को पकड़ने के लिए ऊपर की तरफ चला जाता है। और जाते साथ ही उस डीमन से कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि खुद को गार्ड करना ही सबसे बेस्ट काम है और दूसरों को गार्ड करना बेवकूफी है। उसकी आवाज सुनते ही एंशिएंट सेज होश में आ जाता है और वो लियो को देखता है कि जो काम वो खुद कर रहा था वही काम अब लियो कर रहा है। लियो उस डीमन से कहता है कि हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और यही हमारी एग्जिस्टेंस की फाउंडेशन है। हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए कुर्बानियां दी, उन लोगों ने अपनी जान को दांव पर लगाया ताकि हम सब लोग आगे बढ़ सके और आज हम कुर्बानी देंगे ताकि हमारे बाद वाले लोग सरवाइव कर सके। और मैं भी इस काम के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। आज मेरा दिन है और कुर्बानी देने की बारी मेरी है। लियो को देखकर वो डीमन कहता है कि तुम सेकंड सेंडाई रियलम के वॉरियर हो, तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे सामने खड़े होने की। अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी हल्की सी ब्रेथ से भी उठाकर दूर फेंक दूं। वैसे भी तुम सब लोग मेरे आगे बस सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह हो, तुम्हें मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। इतना कहने के साथ हमें दिखाया जाता है वो पहले वाले एंशिएंट मास्टर्स को फौरन से लियो को मारने के लिए भेजता है और वो दोनों के दोनों अपने वेपन्स लेकर जैसे ही लियो पर हमला करते हैं तो अचानक से यहाँ पर एंशिएंट सेज वो अपनी पावर्स को अवेकन करते ही फौरन वहां मौजूद टाइम एंड स्पेस को फ्रीज कर देता है। ये देखकर लियो भी सरप्राइज हो जाता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। शायद किसी ने टाइम एंड स्पेस स्टैग्नेशन टेक्निक को यूज किया है। वो देख पा रहा होता है कि उसकी बॉडी मूव कर रही है मगर बाकी सब लोग फ्रीज हो चुके हैं, किसी में कोई मूवमेंट नहीं, ना ही कोई हलचल हो रही है, ना ही कोई कुछ कर पा रहा है। वो एंशिएंट सेज के बारे में कहता है कि सीनियर, सोचा भी नहीं था कि आप पावर लेवल के इतने पीक पे आ चुके होंगे। मगर अचानक से वो एंशिएंट सेज उसके सामने अपीयर होता है और वो कहता है कि मुझे बताओ कि तुमने तो डोंगहुआंग वर्ल्ड को छोड़ दिया था, तो फिर तुम खुद को दोबारा से इसके साथ अटैच क्यों कर रहे हो? तुम्हारा वापस आने का मकसद क्या है? तो लियो कहता है कि सीनियर, आप अपनी पावर्स को पूरी तरह से यूज कर चुके हैं, अब आप उन सब का अकेले मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मैं अकेला खड़े होकर ये सब तमाशा नहीं देख सकता। तो वो सेज कहता है तुम तो बिल्कुल वैसे हो जैसा मुझे चाहिए, तुम बिल्कुल वैसे लोगों में से हो जो मुझे पसंद है, मगर तुम अपने प्लेनेट अर्थ को भूल नहीं सकते, ना ही अपने लोगों को। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त,
दोस्त, यहाँ तक के तुम्हारे सारे के सारे रिलेटिव्स वो वहीं पर ही रहते हैं। क्या तुम वाकई में ये सब कुछ छोड़कर इस डोंगवांग वर्ल्ड को अपनाना चाहते हो? क्या तुम ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाओगे? तो लियो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने प्यारों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता, बल्कि उनके साथ मैं आज भी पूरी तरह से अटैच हूँ और उनकी अटैचमेंट की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर मैं आज इन डीमंस के अगेंस्ट फाइट नहीं करता तो फ्यूचर में ये डीमंस मेरे प्लेनेट पर कब्जा करने के लिए भी हमला कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर अपनी कुर्बानी भी दे दें तो भी हम लोग कम से कम फ्यूचर जनरेशंस को तो बचा सकते हैं। मगर वो एंशिएंट सेज कहता है कि हम सिर्फ 2 लोग हैं और शायद ये डीमंस हम दोनों को देखकर हंसना चाहेंगे, मगर हम दोनों को अब साइड बाय साइड लड़ना पड़ेगा। मगर तुम्हारे माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर इस बैटल में सर्वाइवल का कोई भी ऑप्शन नहीं है। हो सकता है तुम 1 सेकंड के अंदर मारे जाओ। तो लियो फौरन से अपनी पावर्स को अवेकन करते हुए कहता है कि मैंने बहुत पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर फाइट करनी है। ये कहते ही वो फेंगजुओ इनहेरिटेंस को अवेकन कर लेता है और दूसरी तरफ वो सेज उसकी तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही वो एंशिएंट सेज अपनी उंगली उस इनहेरिटेंस पर टच करता है तो उसकी पावर भी 10 टाइम्स बढ़ जाती है और वो लियो से कहता है कि मेरे जूनियर दोस्त, क्या तुम जानते हो कि इन एंशिएंट घोस्ट को मारने के लिए कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है जिससे इन डीमंस को आसानी से मारा जा सकता है? वो लियो को बताता है कि इन्हें मारने के लिए यिन एंड यांग टेक्निक सबसे बेस्ट होती है। जिसके बाद लियो वो भी लड़ने के लिए अपनी फुल पावर के साथ अपना स्पीयर बाहर निकालता है और वो एंशिएंट सेज भी अपनी एनर्जी पूरी तरह से चार्ज कर चुका होता है और लियो से कहता है कि आज हम दोनों हिस्ट्री को दोबारा से रिपीट करेंगे और दोबारा से यिन एंड यांग बनकर इनके साथ फाइट करेंगे। इतना कहने के साथ वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और दोनों ही एक साथ अपनी पावर्स को कंबाइन करते हैं। दोनों के पास यिन एंड यांग पावर्स होती हैं, इसीलिए दोनों उन्हें कंबाइन करके अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो दोनों ही अपनी एनर्जी के जरिए उन डीमंस को पीछे धकेलते हैं तो वो डीमंस भी चौंक जाते हैं कि अचानक उनके साथ क्या हुआ। मगर वो डीमन सेज समझ जाता है कि उस एंशिएंट सेज की पावर अब कई गुना बढ़ चुकी है, तो मुझे भी अपनी पुरानी स्ट्रेंथ को रिकवर करना होगा। ये कहने के साथ वो उन दोनों के दोनों मास्टर्स को फौरन से अपनी तरफ खींच लेता है और उनकी बॉडी से उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है ताकि वो अपनी एनर्जी को बिल्कुल पीक पे ला सके। जिसके बाद वो एंशिएंट सेज से कहता है कि एक मर्तबा में पूरी तरह से अपनी एनर्जी रिकवर कर लूं, उसके बाद तुम्हारी ह्यूमन रेस वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। ये कहकर वो उन दोनों के दोनों मास्टर्स को इस तरह एब्जॉर्ब करता है कि उनकी बॉडी से फ्लैश एंड ब्लड के साथ साथ उनकी हड्डियों को भी बिल्कुल सुरमा बनाकर एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर लियो उस एंशिएंट सेज के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा होता है और दोनों ही लड़ने को तैयार खड़े थे। वो एंशिएंट सेज कहता है मैं यिन पावर यूज करूंगा, तो लियो कहता है मैं यांग पावर यूज करूंगा। इस तरह वो दोनों साइड बाय साइड लड़ने को तैयार थे, मगर वो एंशिएंट डीमन भी अपनी पावर्स को चार्ज कर चुका होता है। यहाँ पर लियो वो एंशिएंट सेज के साथ ये कह रहा होता है कि मैंने पहले ही अपनी किस्मत को बदलने के लिए पूरे के पूरे डोंगहुआंग वर्ल्ड को छान मारा था और जैसे तैसे करके मैंने अपनी किस्मत को बदल लिया था और अब भी मैं अपनी किस्मत को बदल कर ही रहूंगा। ये कहने के साथ वो अपने स्पीयर को लेकर उन डीमंस के ऊपर चढ़ दौड़ता है और एक एक को मारते हुए कहता है कि तुम लोगों को क्या लगा था कि यूनिवर्स में ट्रेजेडी सिर्फ तुम लोगों के साथ होती है? ये कहने के साथ वो अपनी यांग एनर्जी के साथ उन डीमंस को जलाना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ वो एंशिएंट सेज भी उन लोगों को कुत्ते की तरह मार रहा होता है। दोनों यिन यांग पावर का यूज करते हुए उन्हें बहुत ही आराम से मार रहे होते हैं, जिसके बाद वो एंशिएंट क्रीचर दोबारा से रिवाइव भी नहीं हो पाते। और लियो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसे अगर इस दुनिया से बाहर जाना है तो उसे पहले इन सबको खत्म करना ही होगा और सबसे ज्यादा बढ़कर उसे उस एंशिएंट सेज की जरूरत है, क्योंकि वही उसे इस प्लेनेट से बाहर निकाल सकता है। अचानक उन दोनों की फाइट की वजह से उनकी बॉडी के अंदर से यिन यांग एनर्जी निकलती है और वो एक जगह इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं लियो की बॉडी में मौजूद एक एंशिएंट बॉडी वो बाहर आती है और उस यिन यांग एनर्जी के साथ जब अपीयर होती है तो वो सब लोग हैरान होते हैं कि ये शख्स कौन है। और वो डीमन सेज कहता है ये सेकंड सेंडाई रियलम का वॉरियर आखिर इतनी देर तक सरवाइव कैसे कर गया है। उसे अब ये बात समझ में आने लगी थी कि लियो के पास यिन एंड यांग कल्टीवेशन है और देखते ही देखते उन लोगों की यिन यांग पावर की वजह से वहां पर एक एंशिएंट सेज बॉडी अपीयर होती है और उसके पास एक एंशिएंट ताई बॉडी मौजूद
मौजूद होती है। ये देखकर वो डीमन एंसेस्टर भी हैरान हो गया था कि ये तो ताई यिन यांग बॉडी है। और लियो ये बात समझ जाता है कि ये एंशिएंट बॉडी असल में यिन यांग एनर्जी की वजह से ही ट्रिगर्ड हुई है और उस ओल्ड डीमन के पास शायद इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यिन यांग वो लाइफ एंड डेथ को सेपरेट कर देती है। और यहाँ पर एंशिएंट डीमन सेज कह रहा होता है कि अच्छा तो ये बात है, ये तो तकरीबन नामुमकिन जैसी चीज थी, मगर वो उस एंशिएंट बॉडी को मारने के लिए फौरन से अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज करते हुए अपने सारे हैंड्स को एक जगह कंबाइन कर लेता है और उनसे पावरफुल एनर्जी एक जगह इकट्ठी करके जैसे ही उस एनर्जी को रिलीज करता है तो वो सारी एनर्जी सीधा ऊपर आसमान की तरफ जाती है और हम देखते हैं वो एनर्जी बादलों को चीरते हुए सीधा स्पेस में चली जाती है। मगर वो टाई बॉडी इतनी पावरफुल और इतनी बड़ी होती है कि उस पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट का अटैक उसके हाथ में इस तरह जाकर लगता है कि उस जायंट बॉडी को हल्की सी खुजली तक नहीं होती। मगर वो टाई बॉडी अपनी एक उंगली जब नीचे लेकर आती है तो हम देखते हैं कि उसे एक उंगली का प्रेशर ही इतना ज्यादा होता है कि वो डीमन सेज उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए होता है, मगर वो उस प्रेशर की वजह से वहां से हिल तक नहीं पा रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि वो फिंगर जब उसके बेहद करीब आ जाती है तो हम उस फिंगर के फिंगरप्रिंट्स भी देख पा रहे होते हैं, उससे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रेशर रिलीज हो रहा था। मगर जैसे तैसे करके वो एंशिएंट डीमन सेज उस फिंगर को रोकने में कामयाब हो ही जाता है, मगर उसे पता चल जाता है कि ये एक रियल बॉडी है और एंशिएंट टाइम में ऐसी टाइन बॉडी ने हमारे एंशिएंट सेज किंग को फूड की तरह यूज किया था और ये अगर मुझे पकड़ लेता है तो शायद ये भी मेरा वही हाल करेगा। वो फौरन से अपनी आर्मी से कहता है कि चलो यहाँ से निकल चलो, हम लोग वापस जा रहे हैं। इतना कहते ही वो दोबारा से एक स्पेस रिफ्ट के अंदर जाकर वहां से अपने ब्रॉन्ज इमोर्टल वारशिप के अंदर जाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ लियो कहता है ये बंदा आखिर है कौन और एंशिएंट सेज डीमन इससे डरकर भाग क्यों गया। मगर यहाँ पर वो सेज फौरन से उसका पीछा करता है और उसे मारने के लिए जाने वाला था, जिस पर लियो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि सीनियर अगर आप ब्रॉन्ज वारशिप के पीछे गए तो शायद आप कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। मगर वो सेज कहता है अगर हम लोगों ने उन्हें पूरी तरह से खत्म ना किया तो आज या कल वो दोबारा से आएंगे और दोबारा हमला करेंगे। मगर लियो कहता है उन लोगों ने वहां पर आपके लिए कोई ट्रैप बिछाया होगा, आप हमारे ह्यूमन रेस की फाउंडेशन है, अगर आपको कुछ हो गया तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। मगर वो सेज कहता है कि आज से 6000 साल पहले मुझे अपने फेलो डिसाइपल्स के साथ ही इन लोगों को खत्म कर देना चाहिए था, मगर बदकिस्मती से मैं जब रीइंकार्नेट हुआ तो मैं एक पागल इंसान के रूप में पैदा हुआ। मैं भले ही इस वॉइड रियलम में चला जाऊं, मगर मैं एक बात तो तुम्हें बता दूं, चाहे मैं खुद वहां पे मारा ही क्यों ना जाऊं, मगर उस एंशिएंट किंग को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसका ब्लड तुम्हें पूरे वॉइड में नजर आएगा। ये कहने के साथ वो लियो को अपनी एनर्जी से पीछे धक्का दे देता है और थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर से लियो की तरफ पलट कर देखता है और कहता है कि यंग फ्रेंड आज हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर अपने दुश्मनों से लड़े हैं और आज का दिन मैं अपनी सारी जिंदगी याद रखूंगा। मैंने आज तुम्हारे साथ बहुत इंजॉय किया। पिछले हजारों सालों में सिर्फ कुछ ही होली सन्स ऐसे हैं जो कि तुम्हारे लेवल तक पहुंच पाए हैं। हमारी ह्यूमन रेस के पास फाइनली तुम्हारे जैसा एक सक्सेसर मौजूद है, इसीलिए अब इन डीमंस को तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें ये लेगेसी अब आगे लेकर चलनी होगी। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी पावर्स को अवेकन करने के साथ अपनी 6th पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन फिस्ट टेक्निक वो लियो की बॉडी में ट्रांसफर करता है। तो हम देखते हैं लियो के पीछे वो 6th पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन फिस्ट अपीयर होती है और लियो एंसेस्टर को मना करता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, मगर वो सेज फिर भी अपनी पावर्स उसे दे देता है और जाते हुए लियो से कहता है ये टेक्निक गुम मत कर देना। ये कहते ही वो फौरन से उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ लियो वो वहां से सीधा नीचे जा गिरता है। मगर सारे के सारे एंशिएंट क्रीचर्स वहां से भाग चुके होते हैं और वहां मौजूद सारे के सारे लोग सिक्योर थे और सब लोग अब अपनी छुपी हुई जगहों से बाहर निकल रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि अब ये जंग जीती जा चुकी है और उस एंशिएंट सेज ने सब लोगों को मारकर भगा दिया है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें स्पेस से एक ब्रॉन्ज वारशिप का छोटा सा पीस नीचे आते हुए दिखाया जाता है जो कि
उस पर्पल जीवी स्टार में आता है तो लियो वो उस ब्रॉन्ज पीस को देखकर समझ जाता है कि उस एंशिएंट सेज ने उस ब्रॉन्ज पैलेस वारशिप को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया होगा और ये सारे के सारे टुकड़े उसी शिप के हैं क्योंकि इसके अंदर उस सेंट का ऑरा फील हो रहा है। उम्मीद है कि शायद मैं कभी उस ओल्ड मैन से दोबारा मिल पाऊं, पता नहीं वो जिंदा है या नहीं, मगर वो ओल्ड मैन सब लोगों के लिए जिंदगी की एक उम्मीद छोड़ गया है और ये सबक दे गया है कि अपनी स्पिरिट को कभी भी डाउन नहीं जाने देना क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी एक दहकती हुई आग लगा सकती है। हम ह्यूमन से हमें सिर्फ और सिर्फ किसी एक ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो कि हमारे अंदर उस स्पिरिट को जगाए, जिसके बाद ये स्पिरिट ऐसी आग बन जाती है कि जो कभी भी नहीं बुझती। हमें दिखाया जाता है कि उस वार के खत्म होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो गया था और ये उस शहर को भी एक्सप्लोर कर रहा होता है, जिसके बाद वो उड़ते हुए वहां से अब दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाता है और उसे एक जगह पता चलता है कि बहुत सारी फैमिलीज वो ईस्टर्न विल्डरनेस एरिया में इकट्ठी हो रही हैं। इसीलिए जाकर देखना होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। क्या ये किसी किस्म का कोई ग्रैंड फेस्टिवल है या फिर कोई और ही खिचड़ी पक रही है, अब जाकर देखना ही पड़ेगा। अगर जब वो वहां पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो किसी एम्परर का बर्थडे है और उसके बर्थडे की वजह से ही यहाँ पर अलग अलग रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स इकट्ठे हो रहे हैं। और अचानक वहां पे मौजूद एक बंदा वो ये कहता है कि सुनने में आया है कि प्रिंस बाजिंग को एक अनाड़ी कल्टीवेटर ने मार दिया है और बाजिंग पैलेस ने उस बंदे को पकड़ने के लिए एक डेथ वारंट जारी किया है। सुनने में ये भी आया है कि जो भी बंदा उस यंग मैन को सपोर्ट करेगा तो उसे भी मार दिया जाएगा। और दूसरा बंदा कह रहा होता है कि यकीन नहीं आता कि किसी ने प्रिंस बाजिंग को इतनी आसानी से मार दिया, जबकि सब लोग जानते हैं कि उसका भाई कौन है। मगर इतने में लियो उन लोगों के सामने आकर बैठ जाता है और कहता है कि फेलो फ्रेंड्स, क्या तुम मुझे बताओगे कि ये प्रिंस बाजिंग है कौन? तो दूसरा बंदा कहता है सुनो ब्रदर, शायद तुम इसके बारे में नहीं जानते मगर वो यिन ट्यान डी का ब्रदर है जो कि इस पर्पल जीवी स्टार का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर है। उन लोगों की सबसे पावरफुल टेक्निक 1 की 3 बॉडीज टेक्निक है, जिसके जरिए वो लोग अपनी की से अपनी 3-3 बॉडीज बना सकते हैं। और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि आज से कई साल पहले वो अलग अलग सेक्ट्स में जाकर हर एक डिसाइपल को चैलेंज करके उन्हें हरा चुका है। इससे तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा कि वो कितना ताकतवर है। मगर लियो कहता है मैंने यिन ट्यान डी के बारे में सुना है, वो आइसोलेशन में है और अपनी कल्टीवेशन की वजह से वो तो बाहर भी नहीं आया है। आखिर उसकी जगह ये डेथ वारंट किसने दिया है और उसके ब्रदर का बदला कौन लेगा? मगर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाजिंग वो पहला लड़का होता है जिसने जीवी स्टार में आने के बाद लियो से पंगा लिया था और उसके साथ वो ड्रैगन गर्ल भी थी और उन दोनों की बॉडी से उनकी एनर्जी निकलने के बाद वहां पे मौजूद एक थर्ड लड़की, एक और लड़की उन लोगों की एनर्जी को सीधा उस सीक्रेट स्पेस के अंदर भेज देती है जहां पे यिन ट्यान डी मौजूद होता है। और यिन ट्यान डी ये सब कुछ देखने के बाद एक बात तो समझ जाता है कि लियो ने उसके भाई को अगर मारा है तो उसमें गलती उसके अपने भाई की है, मगर फिर भी वो अपने भाई के बारे में कहता है चाहे जो कुछ भी हो ये है तो मेरा ही भाई और मैं इसका बदला जरूर लूंगा। वो फौरन से लियो का एक स्केच बनाता है और उन लोगों को कहता है कि मुझे ये लड़का हर हाल में चाहिए, जिंदा या मुर्दा, ये अब सरवाइव करना ही नहीं चाहिए। अब वक्त आ गया है कि एक बड़ी बैटल होने वाली है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।